गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी पॉइंट पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ये बहुत प्यारा सा चैप्टर है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिजिक्स को दुनिया के सामने समझाता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है। सारी बातें करेंगे हम लोग, न्यूटन के बारे में बात करेंगे। न्यूटन के जो सर पे एप्पल गिर गया था, ये जो स्टोरी है इसी चैप्टर से रिलेटेड है। बात समझ में आ गया? तो हम लोग पूरी तरह से आज जो बातें करेंगे वो ग्रेविटेशनल चैप्टर के, ठीक है, इंट्रोडक्शन पर होगा। कि आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला था F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आया इस दुनिया में, इसके पीछे का क्या कहानी है, इसके बारे में भी इस लेक्चर में हम लोग बेहतरीन तरीका से समझेंगे। बात समझ में आ गया? चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो थोड़ा सा मैं समझाता हूं न्यूटन ने क्या कहा। न्यूटन ने कहा कि जब दो मास, ठीक है, न्यूटन ने क्या कहा, जब दो मास m1 और m2, ध्यान समझने का, जब दो मास m1 और m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर होते हैं। अब दो मास जब एक दूसरे से r डिस्टेंस पर होता है तो ये दोनों ही मास एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करता है। ये भी इसको इधर अट्रैक्ट करता है और ये भी इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और कितना फोर्स से अट्रैक्ट करता है, दिस, यानी कि F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसके डेरिवेशन पर भी हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये जो फॉर्मूला आया इस दुनिया में आया कैसे, है ना। न्यूटन ने ऐसे कैसे सोचा और क्या ये एक दिन में बन गया, किसके इस फॉर्मूला को बनने में काफी टाइम लगा। तो ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। तो इसको अब समझ में आ गया कि दो मास जब एक दूसरे से r डिस्टेंस पर होता है तो ये दोनों ही मास एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब सुने होंगे कि इस कैपिटल G को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एकदम सारी बातें हम लोग करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आप लोग वैल्यू भी पढ़ चुके होंगे, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसके पीछे का स्टोरी क्या रहा ये हम लोग समझेंगे। तो एक टाइमिंग की बातें होती है यहाँ पर, ठीक है ना, 1665 का। थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस टाइमिंग पर ताकि आपको बेहतरीन तरीका से इस फॉर्मूला के बारे में आपको समझ में आएगा। तो 1665 में एक घटना घटती है न्यूटन जी के साथ, है ना। तो न्यूटन साहब को स्कूल से निकाल दिया जाता है और कोइंसिडेंट वो डिप्रेशन में आकर वही एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। और सडनली कुछ समय बाद उसके सर पे नहीं, एक्चुअली अगल बगल में क्या था, एप्पल, कुछ एप्पल्स जो था वो गिरा था। ठीक है, और जब जैसे ही गिरा तो दिमाग में हिट किया उनका कि अगल बगल में जैसे एप्पल गिर गया, मान लो बैठा हुआ है कोई उदास बैठा हुआ, क्योंकि स्कूल से निकाल दिया गया था। तो वो तो अपने आप में बहुत डिप्रेशन था कि ऐसे किए हुआ स्कूल से एक कर दिया गया, जिंदगी में तुम कभी कुछ नहीं कर सकते हो, यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। तो वो उसी प्रेशर में जाके पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और कोइंसिडेंट वो पेड़ जो है एप्पल का था। तो अगल बगल में जब एप्पल टूटकर जब गिरा तो सबसे पहली बार उनके दिमाग में ये चीज चला कि अगर ये एप्पल गिरा तो गिरा ही क्यों, गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। ये स्टोरी सबसे पहले उनके दिमाग में आया। और काफी सोचने के बाद, काफी संघर्ष करने के बाद, ये जो स्टेटमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं ना, दो मासेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मासेस, है ना, is directly proportional to the product of magnitude of their masses and inversely proportional to the square distance between them, यानी कि आप इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये जो स्टेटमेंट जो था ना, ये स्टेटमेंट ये सोचा कब, ये सोचा गया कब, ये सोचा गया 1665 को। पहली बार उनके दिमाग में ये आया कि अर्थ के पास ऐसा कोई पावर है, ऐसा कोई इनविजिबल फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये पहली बार उनके दिमाग में आया, क्योंकि जब वो एप्पल गिरा था तो उन्होंने सोचा कि एप्पल गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं चला गया। बात समझ में? लेकिन स्टेटमेंट जो हम लोग आज जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, वो स्टेटमेंट तुरंत रेडी नहीं होगा कि दिमाग में तुरंत रेडी नहीं हो गया कि आया दिमाग में एप्पल गिरा और वो लिख दिया, ऐसा नहीं था। इसके पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है, तो बता रहे हैं ना।
तो टाइमिंग काफी गुजरते चला गया, समय बीतते 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 एक टाइमिंग आया, नाम है ना 1687। और 1687 को उनको ये बात समझ में आता है कि आखिर ऑब्जेक्ट जो था, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर गिरता क्यों है। तो स्टेटमेंट वो लिखते हैं, यही स्टेटमेंट कि दो मासेस के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये दोनों ही मास एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और जो अट्रैक्शन फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 और m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 एंड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और साथ में ये बोले कि इन दोनों को एक साथ में लिखना m1 m2/r², और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगेगा, तो कांस्टेंट के रूप में क्या लिखो, कैपिटल G लिखोगे m1 m2/r²। और इस कैपिटल G को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेकिन इसमें से इसका मतलब ये नहीं है कि जब ये फॉर्मूला दुनिया के सामने आया तो तुरंत इस फॉर्मूला से सारे डेरिवेशन बाकी चीजें होने लगा, बाकी चीजें जितना कुछ था दुनिया में आ गया, ऐसा नहीं था। इसमें एक प्रॉब्लम ये था कि इनको जो है इन कैपिटल G का जो वैल्यू यहाँ पे रखे हुए थे, इस कैपिटल G के बारे में पता नहीं था कि इस कैपिटल G का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करा जाए, इसके बारे में भी कुछ आइडिया नहीं था। मतलब इनको ये बात तो पता चल गया कि दो ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है, और इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। बात समझ में आ गया। और वो इस चीज से वो काफी ज्यादा फेमस भी हो गए थे, है ना। अब देखो गौर से समझो ये टाइमिंग को, 1665 कोई ये दिमाग में पहली बार आया उनके मन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिरता है, और उसका स्टेटमेंट कब लिखते हैं, 1687 को उसका स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट हम लोग आज जो देख रहे हैं, इस स्टेटमेंट को इस टाइमिंग पर लिखा जाता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद करीब 111 साल बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश जी आते हैं कब, है ना, 1798 को। और इस बार मतलब इतने देर बाद, मतलब 111 साल बाद जो है आते हैं और दुनिया को बताते हैं इस कैपिटल G के बारे में। टॉर्सनल पेंडुलम की मदद से इस कैपिटल G का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, और कैलकुलेट हम बताएंगे डेरिवेशन ऑफ कैपिटल G नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब हम पूरी बातें, पूरा डेरिवेशन जब समझाएंगे तो वहां कैपिटल G के बारे में भी हम बातें करेंगे, ये आए कैसे दुनिया में। तो ये वैल्यू, इस कैपिटल G का वैल्यू कैलकुलेट करा गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और फिर जो है ये फॉर्मूला दुनिया के सामने आया और तैयार हो गया। बात समझ में आया। लेकिन इस समय एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था, जैसे ये हमारा अर्थ है, तो दुनिया को अर्थ का मास कैलकुलेट करने नहीं आता था, है ना। तो अर्थ का मास को कैसे कैलकुलेट करा गया, तो इसके लिए हमको दो चीज चाहिए था। जैसे आज के डेट में हम लोग जब थोड़ा सा इस चैप्टर में जब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब अर्थ के सरफेस में मान लो कोई मास, मान लो m1 है, तो ये मास क्या करता है, अर्थ की ओर अट्रैक्ट होगा, कितना से बोलो, mg से, और अर्थ और इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं थोड़ा लिख देता हूं अभी, फिर हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तो और अच्छा समझ में आएगा, बस अभी स्टोरी खाली समझाने के लिए। तो यहां पर कैपिटल F बराबर कैपिटल G m1, ध्यान समझना, m1 m2 बाई क्या है बोलो, r²। इन दो मासेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इतना हो गया, F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई r²। और अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होता था, F बराबर mg। और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो आया है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डेवलप हुआ है, यानी कि ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाएगा। और यहां लिखोगे mg बराबर कैपिटल G, है ना, m1 मतलब मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और m2 मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गया r का स्क्वायर। और यहां से m और m कैंसिल कर दिया गया, और स्मॉल g का वैल्यू निकाल लिया गया, कैपिटल G me बाई r का स्क्वायर। तो क्या लगता है, इस फॉर्मूला से अर्थ का मास कैलकुलेट हो गया था, मतलब स्मॉल g का वैल्यू यहां से निकल गया था इस फॉर्मूला से? नहीं। अब यहां एक और प्रॉब्लम था, क्या,
स्मॉल जी के बारे में। बोले क्यों सर, इस फॉर्मूला से तो निकाल सकते थे हम लोग स्मॉल जी का वैल्यू। देखो बात को समझो, मजेदार बात यह है कि 1798 को कैपिटल जी के बारे में पता चल गया था। 1730 को सर्वे के द्वारा कैपिटल आर का वैल्यू यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के बारे में भी कैलकुलेट कर लिया गया था, जो कि होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और किलोमीटर में अगर बात करें तो 6400 किलोमीटर, यानी कि अर्थ का रेडियस 1730 में कैलकुलेट कर लिया गया था। और उसके करीब जो है ना, कितना साल बाद, 60 यानी कि 66 67 साल या 68 साल बाद जो है कैपिटल जी का वैल्यू कैलकुलेट करा गया। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम था स्मॉल जी का वैल्यू। स्मॉल जी का वैल्यू निकालना, क्योंकि स्मॉल जी का वैल्यू बोले सर इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया गया होगा। बोले नहीं। बोले क्यों, क्योंकि यहां एक प्रॉब्लम था मास ऑफ अर्थ निकालना, क्योंकि मास ऑफ अर्थ जो है कैसे निकले, जब तक मास ऑफ अर्थ पता नहीं होगा तब तक हम स्मॉल जी का वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, अर्थ का ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। तब क्या किया गया, तो इसी बीच में, अच्छा क्या स्मॉल जी के बारे में न्यूटन के बाद ही दुनिया को पता था कि पहले भी पता था? तो अगर मैं बोलूं तो स्मॉल जी के बारे में दुनिया को न्यूटन से पहले भी पता था। तो गैलीलियो ने पहले ही, जो हमारे गैलीलियो भाई साहब हैं, उन्होंने पहले ही दुनिया को बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है एक इनविजिबल फोर्स से, जिसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, स्मॉल जी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करा था इसको लेके। दो सेम ऑब्जेक्ट को या अलग अलग ऑब्जेक्ट को भी क्या किया गया था, कुछ हाइट से, एक मीनार से जो है उनको फेंका गया था। जब फेंका गया दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को, तो वो अर्थ पे जो है सेम टाइम इंटरवल पर आकर हिट कर रहा था। इसे ये पता चला कि अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर जो है ना, कांस्टेंट फोर्स से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आज के डेट में उसी को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। यानी कि स्मॉल जी के बारे में पहले से पता था, और बाद में इसी बीच के दौरान, यानी कि इसी बीच के दौरान, मतलब ये जो टाइमिंग है, कौन सा टाइमिंग, 1665, ध्यान समझो 16, अगर समझ पा रहे हो तो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करो। 1665 से लेके कहां तक हम लोग को बात हो गया, 1798, इसी बीच में जो है स्मॉल जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया गया। बोले सर स्मॉल जी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लिया गया, क्योंकि यहां एक प्रॉब्लम था, क्योंकि जब हम इस फॉर्मूला में जब हम देखते हैं तो इसमें एमई नहीं नजर आ रहा, क्योंकि एमई जो है मास ऑफ अर्थ है, और इस समय पर इस टाइम इंटरवल में अर्थ का मास पता नहीं था। तो फिर स्मॉल जी कैसे कैलकुलेट कर लिया गया, स्मॉल जी का वैल्यू कैलकुलेट किया गया था सिंपल पेंडुलम की मदद से। किसकी मदद से, तो स्मॉल जी का वैल्यू जो कैलकुलेशन था, स्मॉल जी का वैल्यू जो कैलकुलेशन था वो किसके मदद से किया गया था, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम की मदद से स्मॉल जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया गया था, और इसका वैल्यू जो निकल के आया था वो जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना बाबू, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोले सर कैसे, तो सिंपल पेंडुलम आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया होगा सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो ये मान लो सिंपल पेंडुलम है, यहां एक मास है, एम मास का एक बॉब लटका देंगे और इसको ऑसिलेट करा देंगे। तो जब इसका ऑसिलेट करा दिया गया तो इसमें टाइम पीरियड का जो वैल्यू निकल के आया, टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर L/G। अब यहां पर जी का वैल्यू है, देखो, यानी कि जो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड ऑफ बॉब या फिर सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो इसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि जब इसको अर्थ के ऊपर, अर्थ पे ही तो सब इंसान थे ना, तो अर्थ के ऊपर जब इसको एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये जो बॉब का मास था वो अर्थ के मास पर भी डिपेंड नहीं करता है। यानी कि इसको निकालने के लिए, स्मॉल जी का वैल्यू निकालने के लिए यहां अर्थ की मास की कोई आवश्यकता नहीं था। इस फॉर्मूला से जब हम निकालेंगे स्मॉल जी का वैल्यू, तो इसमें अर्थ का मास चाहिए था, बट इसमें अर्थ की मास की कोई आवश्यकता नहीं था। और फिर मजेदार बात यह था कि यहां से हम स्मॉल जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो t/2 पाई
इक्वल टू क्या होगा, L बाई जी होगा। समझ में आ गया ना? अब क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ रूट है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, इसमें तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू L बाई जी। हमको जी का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई और थोड़ा कर लोगे तो जी टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा L। और यहां से हम स्मॉल जी का वैल्यू बाबू निकालेंगे। तो स्मॉल जी का वैल्यू मेरे पास फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर L बाई क्या आ जाएगा बोलो, टी स्क्वायर। अब जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया, क्या देखा गया बोलो, तो जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये जो सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है उसको 1 मीटर रखा गया, ठीक है, और टाइम पीरियड का वैल्यू जो आया वो आया 2 सेकेंड। अब इसको पुट करके देखो तो जी बराबर हो गया 4 पाई स्क्वायर, बोलो एल का वैल्यू 1 रख देंगे और टी का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा 4 और मेरे पास आया कितना, स्मॉल जी बराबर पाई स्क्वायर यानी कि 3.14 का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 9.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और यहां से इस फॉर्मूला की मदद से और इस फॉर्मूला की मदद से मतलब यहां से हम लोग ग्रेविटी निकाल लेंगे, ग्रेविटी ऑफ अर्थ को निकाल लेंगे। तो हमको ग्रेविटी पता चल गया, स्मॉल जी का वैल्यू, स्मॉल जी वैल्यू आया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर इस फॉर्मूला की मदद से जो अभी हम डेरिवेशन करवाए थे स्मॉल जी का, तो स्मॉल जी ऑफ अर्थ के बारे में जो आया था वो कैपिटल जी एम ई बाय रेडियस के स्क्वायर। और इस समय रेडियस तो पता था अर्थ का, और यहां से क्या करोगे, यहां से मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करा गया। इस फॉर्मूला की मदद से क्या कैलकुलेट करा गया, मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना। तो यहां से अर्थ का मास निकल गया CR स्क्वायर बाई कैपिटल जी। और इस फॉर्मूला की मदद से क्या निकालेंगे, अर्थ का मास, जो कि इसका वैल्यू कितना निकल के आया, अर्थ का मास का वैल्यू 6 × 10⁻24 kg। तो यानी कि टफ ग्रेविटी निकालना नहीं था, जो टफ था वो अर्थ का मास निकालना टफ था। बात समझ में आ गया? तो फाइनली कड़ी मेहनत के बाद, है ना, दुनिया को सारी चीजें मिल गई। 1665 को न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया और इसी फॉर्मूला की मदद से बाकी सारे कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया, है ना। जैसे न्यूटन ने इसके बारे में दुनिया को बताया तो कैपिटल जी के बारे में हेनरी कैवेंडिश ने बता दिया। और हेनरी कैवेंडिश, हालांकि हेनरी कैवेंडिश के लोग तो काफी नाम जानते भी नहीं होंगे, अगर किसी को भी पूछो तो न्यूटन का ही नाम बताते हैं जल्दी ज्यादातर, है ना। लेकिन हेनरी कैवेंडिश का भी बहुत बड़ा रोल था इस फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए, जिन्होंने कैपिटल जी का वैल्यू निकाला। और इस कैपिटल जी के वजह से ही बोलो लोगों ने स्मॉल जी के बारे में सोचा, और जैसे स्मॉल जी के बारे में पता चल गया तो अर्थ का मास जो है आसानी से कैलकुलेट हो गया। और फाइनली हम लोग को सारे चीजें इसमें से मिल गई। क्या क्या मिल गई हम लोगों को, तो हम लोगों को मिल गई मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ का वैल्यू कितना है, 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ कितना मिल गया, तो रेडियस ऑफ अर्थ हम लोगों को क्या मिल गया बाबू, रेडियस ऑफ अर्थ जब बात करें तो हो गया कितना बोले, 6.4 × 10⁻6 मीटर। और किलोमीटर पर आवर में बोले, किलोमीटर में अगर बात करें तो 6400 किलोमीटर, बोलो है ना। और इस तरह करके अर्थ का मास मिल गया, अर्थ का रेडियस मिल गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ मिल गया 9.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैपिटल जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया गया। पहले क्या था, कितना आया था, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और आज दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में देख रहे हैं, वो सारी चीजें पॉसिबल हुआ न्यूटन के थ्योरी की वजह से। आज जो भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है वो भी किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, इस फॉर्मूला की वजह से क्या हुआ बोलो, पॉसिबल हुआ। तो दुनिया को न्यूटन के बारे में पता तो है, लेकिन उनका बहुत कोई क्या करते हैं, मजाक भी बना देते हैं लोग तो। और स्टूडेंट को मैं सुनते हुए ऐसे भी सुना हूं कि जब सर पे उनका एप्पल गिरा था तो अगर एप्पल खा जाते तो आज ये हम लोगों को पढ़ना नहीं पड़ता है। तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि उनके बारे में पहले जान लो, उसके बाद कुछ बातें करो दुनिया के सामने तो बहुत अच्छा लगेगा। मजाक तो कोई भी बना सकते हो, लेकिन बट रियलिटी पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि न्यूटन क्या चीज थे।
तो फाइनली इस फॉर्मूला के बारे में बताने के बाद ही सारी बातें कैलकुलेट करना आसान हो गया। तो आप देख ही सकते हो जब इस फॉर्मूला को कंप्लीट करा गया तो काफी टाइम लगा इस फॉर्मूला को कंप्लीट करने में। 1665 को उनके दिमाग में पहली बार आया और स्टेटमेंट 22 साल बाद लिखते हैं, है ना, यानी कि 1687 को स्टेटमेंट लिखा जाता है और उसके बाद 111 साल बाद, है ना, हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल जी का वैल्यू कैलकुलेट करा और कैपिटल जी के बाद स्मॉल जी का वैल्यू पता चला और स्मॉल जी के बाद अर्थ का मास पता चला। बात समझ में आ गया ना। और इतनी सारी जब बातें पता चल गई तभी जाके आज इतना चीजें हम लोगों के हाथ में आ पाई। तो साइंस की दुनिया में जब आप इस चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को समझने का कोशिश करते हो तो आपको यूनिवर्स की सारी बातें आप लोगों को समझ में आती है और इस चैप्टर को पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज तो इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना, इस चैप्टर का, कि कैपिटल जी बराबर ये जो कैपिटल एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर कैसे आया, कब आया, किसने दिया और कैसे ये कंप्लीट हुआ ये फॉर्मूला, ठीक है। अब बात रहा कैपिटल जी का डेरिवेशन, तो हम बोले थे टॉर्शनल पेंडुलम की मदद से जो है कैपिटल जी का वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने निकाला, है ना, कब, 1796 को। तो मैं वो डेरिवेशन भी आपको अगला वीडियो में बताऊंगा कैसे उसको कैलकुलेट करा गया कैपिटल जी का वैल्यू, क्योंकि इस टाइम पर जब कैपिटल जी का वैल्यू कैलकुलेट करा जा रहा था तो इस समय पर अर्थ का मास नहीं पता था, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। अगर यदि हम इस फॉर्मूला पे भी बात करते हैं जो मैंने आप लोगों को भी कैलकुलेट करके यहां तक लेके आया हूं इस डेरिवेशन में, तो इसमें हम लोग को देख रहे थे स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी, मान लेते हैं कि कैपिटल स्मॉल जी का वैल्यू पेंडुलम की मदद से निकाल लिया गया होगा, फिर भी एक प्रॉब्लम था, क्या, मास ऑफ अर्थ, बोला है ना। और जब इससे भी बाद में स्मॉल जी का वैल्यू रखकर और कैपिटल जी का वैल्यू रख, अरे सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि कैपिटल जी का वैल्यू ही पता करने के लिए हमको अर्थ का मास चाहिए। बात समझ में आ गया ना। तो सबसे बड़ी बात है कि इस फॉर्मूला की मदद से ग्रेविटी नहीं निकाला गया था, इस फॉर्मूला की मदद से कैपिटल जी का वैल्यू कैलकुलेट, सॉरी हाँ, इस फॉर्मूला की मदद से मास का वैल्यू, अर्थ का मास कैलकुलेट करा गया था। आगे बात समझ में। तो ये रिलेशन होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में, तो ये डेरिवेशन भी आपको मिलेगा आने वाले समय में। तो फिलहाल आपको चीजें समझ में आ गई होगी, रिलेट करके मैंने आप लोगों को बताया टाइमलाइन के साथ। तो आपको ये स्टोरी सुनकर कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं अगला वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और हाँ, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ तो कमेंट कर ही देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।